जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज कुछ निजी कारणों से आपसे बदली हुई परिस्थितियों में बात हो रही है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे उन लोगों की हकीकत सामने आ रही है जो खुद को इंडिया कह रहे थे, भारत की विविधता से अपनी तुलना कर रहे थे, अपने आप को भारत का स्वरूप कह रहे थे। और वही लोग झारखंड, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल आते ही उनकी कड़वाहट दिखने लगी है। ये एकजुटता जो है ये आपसी लड़ाई में बदल गई है और ये हाल हो रहा है विपक्षी दलों का जब से एग्जिट पोल आया है। और सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं है, इन लोगों को जो अपनी भी रिपोर्ट्स मिली है उससे इन पार्टियों के बीच में, इंडी गठबंधन की पार्टियों के बीच में कोहराम मचा है। आपस में झगड़ा चल रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, फोन खड़काए जा रहे हैं, कौन किस तरफ अब बैठेगा, कौन अलग होगा, अब इसके ऊपर जो है मंथन चल रहा है। और ये इंडी गठबंधन की एकजुटता का हाल तो ये देखिए कि अभी नतीजे आए भी नहीं है, जीतने के आसार नहीं है और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सीएम पद के लिए फिर से लड़ने लगे। और नाना पटोले ने अगले ही दिन, एग्जिट पोल के अगले ही दिन, उन्होंने दावा किया कि हम जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा। लेकिन अब संजय राउत चुप कैसे रहने वाले थे, वो भी बोलने लगे। उनको तो बड़बोलापन है ही कि कांग्रेस क्या, नाना पटोले, कांग्रेस की कमांड उनके हाथ में है क्या, कांग्रेस नाना पटोले चलाते हैं। तो अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये बोले। तो यहाँ ये टकराव देखिए कि अभी से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। जहां पर तुमको जीतने के आसार नहीं है, तब अभी परिणाम नहीं आए हैं, परिणाम आएंगे तो इनके बीच कैसे सिर फुटावल होने वाली है, आप ये देखिएगा। इस सब में सबसे बड़ी समस्या तो उद्धव ठाकरे के लिए आ गई है, जो यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड सब मिला दे तो सबसे खराब स्थिति में इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं। और उद्धव ठाकरे को आजकल रातों में नींद नहीं आ रही है, वो मातोश्री में बैठ के कर रहे हैं और अपने करीबी नेताओं के साथ उन्होंने फिर बैठक की है। और चुनाव के नतीजों में अब जो मुश्किल से एक दिन का भी समय है, उससे पहले कई चीजों पर वो चर्चाएं कर रहे हैं, कई समस्याओं पर बात कर रहे हैं, जिनमें खासतौर से निशाने पर है वो नेता जिनसे उद्धव ठाकरे को लगता है कि अब चुनाव के बाद उनका साथ नहीं रहने वाला है। ये नेता उद्धव ठाकरे को छोड़कर कहीं और अपना राजनीतिक ठिकाना ढूंढ सकते हैं। ऐसे नेताओं पर चर्चा हुई, उनको निशाने पर लिया गया, गिनती हुई कि कौन हो सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है, नतीजे आएंगे तो फिर इनका क्या रुख होगा। और इसी चर्चा में जब ऐसे लोगों की तो बात हुई ही, ऐसे नेताओं की, लेकिन यहाँ बात ये भी हुई कि आखिर शिवसेना यूबीटी की हालत ये हो क्यों गई। अपने करीबी नेताओं से फीडबैक लिया उद्धव ठाकरे ने और इसमें जिस बैठक में संजय राउत तो मौजूद थे ही, लेकिन संजय राउत पर भी उंगलियां उठी और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी बहस भी हुई और उन्होंने संजय राउत को मीटिंग से जाने तक को बोल दिया। संजय राउत को उनके दूसरे नेताओं ने कहीं ना कहीं इन सब हालात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, ये जब चर्चाएं पहले भी हुई हैं तो उद्धव ठाकरे को इस बारे में अंदेशा दिया गया है कि किस तरह से संजय राउत के चलते, उनके बयानबाजी, उनके बड़बोलेपन, उनको संतुलन बनाना नहीं आता, शरद पवार से उनकी नजदीकी, इसके चलते यूबीटी को नुकसान हुआ है। क्योंकि संजय राउत ही एक वो नेता है जो हमेशा शरद पवार की बातें लेकर उद्धव ठाकरे के पास जाते रहे हैं। और देखिए वो जिस तरह के बयान देते हैं, जिस वक्त उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना ये बताने में जुटी हुई थी कि नहीं हम तो हिंदुत्व पर ही चल रहे हैं, हम कांग्रेस नहीं हुए हैं, भले ही वो तुष्टीकरण कर रहे थे, लेकिन उन्हें चाहिए था कि उन्हें हिंदू वोट चाहिए तो हिंदुत्व की राजनीति भी कर रहे थे। लेकिन उसी बीच संजय राउत किस तरह के बयान देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचते हैं और वहां महाराष्ट्र में वो रैली करते हैं, नारा देते हैं, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि यूपी से एक आया है, भगवाधारी है और वो यहाँ पर वैमनस्य फैला रहा है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। ऐसा नहीं है जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं उनको सीएम योगी पसंद नहीं है या उनके बयान पसंद नहीं है, उनके नारे ने पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ संजय राउत का इस तरह से कहना ये शिव सैनिकों को भी पसंद नहीं आया और कहीं ना कहीं इसे संदेश गया कि शिवसेना जो है हिंदुत्व के खिलाफ है। क्योंकि सीएम योगी सिर्फ बात भाजपा की नहीं कर रहे थे, बात वहां हिंदुओं की भी हो रही थी। और संजय राउत के इस तरह के बयान पहले भी रहे हैं, जब शिवसेना अलग हुई और उस समय भी जब बीजेपी से अलग हुई तो पीएम मोदी, अमित शाह इस तरह बयान देना।
और यहाँ भी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के नारे का उन्होंने इसका भी विरोध किया, जबकि उद्धव भी विरोध नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की इस हालत के लिए संजय राउत तो जिम्मेदार है और उनकी पार्टी से भी, क्योंकि अब जो है हालात ये बन गए हैं कि पार्टी अब दोबारा टूटने की स्थिति आ सकती है। और जो इन्होंने अपने लिए लिटमस टेस्ट किया था कि यहाँ विधानसभा में जो होगा उसके बाद से आगे की चीजें तय होंगी, उसमें अगर उद्धव हार रहे हैं तो फिर तो इसमें दोषी ढूंढे ही जाएंगे और सबसे बड़े दोषी यहाँ पर संजय राउत निकल कर आ रहे हैं। और देखिए, संजय राउत जो है हमेशा शरद पवार के प्लान पर ही चलते रहे। शरद पवार जो हमेशा से चाहते थे कि शिवसेना बीजेपी से अलग हो जाए, वो खुद भी कह चुके हैं। यहाँ महाराष्ट्र में 2 गठबंधन थे, बीजेपी शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार। हमेशा बीजेपी शिवसेना आगे रहती थी, तो शरद पवार की यही चाल थी कि शिवसेना को अलग किया जाए। उसमें सबसे कमजोर कड़ी उन्हें लगी उद्धव ठाकरे, जो अलग भी हो सकते हैं और साथ ही मराठा मसले पर कल को उनके लिए एक चुनौती भी बन सकते हैं। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे को टारगेट किया गया, संजय राउत को जरिया बनाया गया और उन्हें अलग किया गया। और उनको ये पता था कि इनको अगर अलग कर दें, देखिए शिवसेना बीजेपी से तो अलग हो ही जाएगी, तो अकेले छोड़ के फायदा नहीं है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि तब भी ये 63 सीटें लाए थे, अकेले लड़े थे। तो इन्हें क्यों ना यहाँ अघाड़ी में शामिल कर लिया जाए कांग्रेस के साथ, अपने साथ, तो इससे शिवसेना भी कमजोर हो जाएगी। और ये हुआ भी, शिवसेना पहले टूटी क्योंकि जब विचार अलग था और एकदम पार्टी आपने अपने गठबंधन बदल लिया, तो ऐसे में शिवसेना का टूटना लाजमी था। और शिवसेना ऐसी टूटी है कि अब उद्धव ठाकरे की हालत ये है कि इस चुनाव में कि कोंकण, मुंबई का जो इलाका है, वहां भी उद्धव ठाकरे के लिए सीटें पाना मुश्किल हो रहा है। कोंकण जिसे कहा जाता था, कोंकण मतलब ठाकरे, वहां भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। और ये तो एग्जिट पोल है, जो स्थानीय स्तर की रिपोर्ट्स हैं वो तो ये भी बता रही है कि यहाँ कोंकण में तो इनको 0 मिल सकता है। मुंबई में भी अगर ये 3-4 सीटें हासिल कर ले, जो इन्होंने 17-18 पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो इनके लिए बड़ी बात होगी। तो उद्धव ठाकरे के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। और उनको उनके सलाहकार अभी यही बात बोल रहे हैं कि अपने जो आपके प्रमुख सलाहकार हैं संजय राउत, जरा आप उनसे पीछा छुड़ाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका और आपके बेटे का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। और यही सिर्फ इनके करीबी सलाहकार जो है, करीबी नेता, सिर्फ वो बात नहीं कह रहे हैं। ये बात शिव सैनिकों को, निचले स्तर के नेताओं को ये बात लगती है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से संजय राउत पर आंख बंद करके भरोसा किया, शरद पवार के जाल में फंसे, उससे जो है शिवसेना को नुकसान हुआ है। देखिए, उद्धव ठाकरे से चिढ़ नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि अगर वो संजय राउत का और शरद पवार का साथ नहीं छोड़ते हैं तो फिर शिवसैनिक उनसे अलग हो जाएंगे। वो अभी उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को चुनना पड़ेगा कि वो हिंदुत्व चुनते हैं कि तुष्टीकरण चुनते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे ये तो उनके ऊपर है, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो पार्टी टूटना तय है। पार्टी में विद्रोह की स्थिति तो अभी बन गई है, फोन लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है असली नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपना ठिकाना ढूंढना शुरू किया। और सिर्फ बात ठिकाने की नहीं, बात यह है कि कल को आज विचारधारा का स्तर ये गिर गया है, तो अगर उद्धव ठाकरे इसी लाइन पर चले तो फिर स्तर और गिरता जाएगा और शिव सैनिक कैसे उनके साथ काम करेंगे। जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, अगर उद्धव ठाकरे अब कल को वक्फ बोर्ड पर फिर से वॉकआउट करते हैं या संशोधन का विरोध करते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं, तो उनके विधायक जो भी जीत के आएंगे, कुछ एक विधायक, वो तो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। अभी चुनाव के वक्त ही उनको जो है खदेड़ा गया है विधानसभा क्षेत्र से, तो ये मुश्किल उनको दिख रही है कि यहाँ अगर हम रह भी जाएं, बाला साहेब ठाकरे से जो निष्ठा है उसे निभा भी ले, लेकिन उसके बाद भी अगर हिंदुत्व ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में, उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो उद्धव ठाकरे को फैसला लेना होगा कि वो अघाड़ी के साथ रहकर अपनी पार्टी बर्बाद करे, उसमें फिर से टूट कर आए, या फिर इससे अलग होकर अकेले अपनी पार्टी को खड़ा करें या मर्ज करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो कई जो विधायक हैं, कई जो नेता हैं, वो उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि उद्धव ठाकरे से अलग होना ही होना है। उनके सांसद है, 9 सांसद है, 9 में से 5-6 सांसद इस चुनाव के बाद नतीजे अगर एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो फिर वो वहां से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। और सिर्फ बात उद्धव ठाकरे ही नहीं, अब तो यहाँ पूरी खलबली जो है वो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मची है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए हैं कि धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। 11-11 अभी इन्होंने जो बताइए कि चुनाव है
फरवरी में, और उन्होंने 11-11 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल इतने डरे हैं कि उन्हें इतना लंबा समय चाहिए प्रचार करने के लिए, और अभी से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब अरविंद केजरीवाल का डर, उनका तो डर कई तरह से दिखता है, कई तरह के मामले उन पर चल रहे हैं, शराब घोटाला, शीश महल का घोटाला, टोटो स्मार्ट टॉयलेट, और अब बीजेपी अगर लगातार जीतती है तो उससे तो खलबली मचेगी ही, क्योंकि इसके ठीक बाद जो है दिल्ली का चुनाव है, उस पर बीजेपी के मनोबल पर और लोगों की मानसिकता पर असर पड़ेगा कि हरियाणा बीजेपी जीती है, अगर महाराष्ट्र जीती है, झारखंड जीती है, तो लगातार एक विनिंग पार्टी के तौर पर वो दिल्ली में उतरेगी, और इसकी वजह से हलचल तो मची है। और ये सब विपक्षी दल जो है इस वक्त इस चर्चा में है कि जिस तरह से ये गठबंधन में रहकर कांग्रेस के साथ, ये इस पर भी विचार होने लगा है। जो इंडिया इंडिया कह रहे थे कि आपस में भी अब झगड़ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उन्हें फायदा कितना है, क्योंकि कांग्रेस के साथ रहकर वो अपने स्थानीय मुद्दे नहीं उठा पाते, हमेशा कांग्रेस के मुद्दों पर चलना पड़ता है। यही बात उद्धव ठाकरे के साथ भी हुई है, वो भी यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पर जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से मौलानाओं का, मौलवियों का, उलेमा बोर्ड का, सज्जाद नोमानी का सपोर्ट लिया, और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि ये एनसीपी और कांग्रेस की राजनीति है। और बार बार जाति जनगणना, ओबीसी की बात राहुल गांधी करते हैं, तो जिसको साफ तौर पर अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो बाट बंटवारे की राजनीति कहा जाता है, और उद्धव ठाकरे को इस पर चलना पड़ा उनकी वजह से। यही बात दूसरे नेताओं के साथ होती है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अगर रहते हैं तो वो स्थानीय मुद्दे नहीं उठा पाते, और उनको राष्ट्रीय मुद्दे जो कांग्रेस ने गढ़े हैं, उनको अडानी, अंबानी, रोजगार, महंगाई और इन सब मुद्दों पर जिन पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, उन पर ही लड़ना पड़ता है। और अब मुद्दों की भी दिक्कत हो गई है कि जिस तरह से भाजपा अगर जीतती है और लगातार तीसरी जीत होती है, तो ये भी अब समस्या हो रही है कि मुद्दे कौन से उठाएं। चर्चा इस बात की भी है कि आपने अभी तक जो आपने महाराष्ट्र में किया तुष्टीकरण का मुद्दा, और आपने यहाँ से वक्फ बोर्ड, और पूरा जो ये एक तरफा जो एक मजहब के आधार पर आपकी राजनीति होती है, वो तो अगर यह नतीजा इसी तरह का आया तो वो तो फेल होगी। और ये हरियाणा में भी आपने देखा कि जो वहां पर कांग्रेस की रणनीति रही वो भी अपने आप में फेल रही, जहां पर आपने यहाँ जाट का मुद्दा या फिर अपने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। तो अब मुद्दों की भी समस्या है कि जब आप बार बार जातीय जनगणना, ओबीसी की बात कर रहे हैं, हरियाणा हार रहे हैं, महाराष्ट्र हार रहे हैं, झारखंड हार रहे हैं, तो फिर आप इन मुद्दों को दूसरी जगह उठाकर करेंगे क्या? तो सवाल यहाँ भी है कि आगे की रणनीति क्या हो, और क्या मुद्दे उठाए जाए, और क्या साथ रहना भी चाहिए, या अपनी अपनी राजनीति अपनी तरह से करनी चाहिए। तो ये जो झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, इनका विपक्ष की राजनीति पर, इनकी एकजुटता पर असर पड़ना तय है, इनमें भगदड़ मचनी तय होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।